दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ अलग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन एजुकेटेड बुकर टी वाशिंगटन। उन्होंने 1901 ईस्वी में उनकी एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी। उसके अंदर एक पार्ट है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। दोस्तों, ये जो पार्ट है ये समझ लो कि ये एक ऐसे की तरह है। आज जिसको डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो को एंजॉय करना शुरू करते हैं। दोस्तों, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के चैप्टर के ज़रिए राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जिस टाइम में वो एजुकेशन पाने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम में उनके लिए एजुकेशन पाना कितना मुश्किल रहा होगा। आज का अमेरिका जो हम देखते हैं, उस टाइम का अमेरिका, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। दोस्तों, काले लोगों के लिए स्कूल अलग से होते थे। गोरे लोगों के साथ वो नहीं पढ़ सकते थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी इनके साथ। लेकिन आज के अमेरिकन जनरेशन को जाकर हम बोलेंगे ऐसा कुछ होता था, वो यकीन ही नहीं करेंगे कि हमारे असलाफ ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि आज का अमेरिका बहुत अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। एक दिन कोयले की खान में काम करते समय इत्तेफाक से मैंने दो खानिकों को वर्जीनिया में किसी स्थान पर बने हबशी लोगों के किसी विशाल स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। ये पहला मौका था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना जो हमारे कस्बे में बने हबशी लोगों के छोटे से स्कूल से कहीं ज़्यादा आकर्षक था। वे जैसे जैसे वो उस स्कूल का खुलासा करते गए, मुझे ऐसा लगा कि पृथ्वी पर वो सबसे अच्छा स्थान होगा। उस समय मुझे स्वर्ग भी इतना ज़्यादा आकर्षक नहीं लगा जितना कि वर्जीनिया का हैम्पटन नारियल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। इसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। मैंने तुरंत ही उस स्कूल जाने का इरादा किया, हालांकि मुझे ज़रा भी ये ख्याल नहीं था कि वो कहाँ है या कितने मील दूर है या मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। मेरे मन में लगातार एक ही विचार घिरोले ले रहा था और वो ये था कि हैम्पटन जाने का। मैं दिन रात इसी बारे में सोचता रहा। सन 1872 ईस्वी के पतझड़ के मौसम में मैंने वहाँ पहुँचने का इरादा कर लिया। मेरी माँ इस गंभीर आशंका से दुखी थी कि मैं एक नामुमकिन काम को कोशिश करने जा रहा हूँ। फिर भी किसी तरह मैंने उनसे अनमने ढंग से इजाज़त हासिल कर ली कि मैं जा सकता हूँ। कपड़े खरीदने और मार्ग के खर्च के लिए मेरे पास बहुत कम धन था। मेरे भाई जॉन ने अपनी हैसियत के अनुसार पूरी सहायता की, मगर हकीकत में ये काफ़ी नहीं थी। आखिरकार वो शुभ दिन आ गया और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हो गया। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा सस्ता थैला था जिसमें कुछ कपड़े थे जो मुझे हासिल हुए थे। उस वक्त मेरी माँ कमज़ोर और अस्वस्थ थी। उन्हें दोबारा देखने की उम्मीद ना के बराबर थी और इसी वजह से हमारी विदाई और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। फिर भी उन्होंने आखिर तक हिम्मत बनाए रखी। माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। पैदल चलकर तथा विनती करके घोड़ा गाड़ियों व कारों में स्थान पाकर किसी तरह मैं कई दिनों के बाद वर्जीनिया के रिचमंड नगर में पहुंचा, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। जब मैं थका हुआ, भूखा और धूल भरा हुआ वहां पहुंचा तो रात काफ़ी हो चुकी थी। इससे पहले मैं किसी बड़े नगर में नहीं गया था, इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी हुई। जब मैं रिचमंड पहुंचा, मेरे पास कुछ भी धन नहीं था। उस जगह मैं किसी को भी नहीं जानता था और शहरी और तौर तरीक़े से अनजान होने की वजह से मैं नहीं जानता था कि कहाँ जाऊं। मैंने रुकने के लिए कई जगह पूछताछ की, मगर सभी लोग धन चाहते थे और धन मेरे पास नहीं था। कोई दूसरा उपाय समझ में न आने की वजह से मैं घूमता रहा। मैं आधी रात के बाद तक गलियों में घूमता रहा। अंत में इतना थक गया कि और ज़्यादा नहीं चल सकता था। मैं थका हुआ था, मैं भूखा था, मैं सब कुछ था, मगर ना उम्मीद नहीं हुआ था।
जब मैं शारीरिक रूप से थक कर बिल्कुल चूर हो गया, एक गली के उस किनारे पर पहुंचा जहां लकड़ी की बनी पगडंडी बहुत ऊपर उठी हुई थी। मैंने कुछ लम्हों के लिए इंतज़ार किया, जब तक कि मैं मुतमईन नहीं हो गया कि कोई राहगीर मुझे देख नहीं रहा है, और तब रेंगकर मैं पगडंडी के नीचे पहुंच गया और अपने थैले को तकिया की तरह लगाकर रात भर ज़मीन पर लेटा रहा। लगभग सारी रात में भारी कदमों की आहट अपने सिर के ऊपर सुनता रहा। अगले दिन प्रातःकाल मैंने अपने को कुछ तरोताज़ा महसूस किया, मगर मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। जैसे ही इतनी रोशनी हुई कि मैं अपने चारों ओर सब कुछ देख सकूं, तो मैंने खुद को एक बड़े जहाज़ के पास पाया। ऐसा लग रहा था कि उससे कच्चा लोहा निकाला जा रहा है। मैं फ़ौरन जहाज़ के पास गया और कप्तान से विनती की कि वो मुझे जहाज़ से माल उतारने के काम में लगा ले, ताकि मैं भोजन के लिए कुछ धन जुटा सकूं। वो कप्तान एक गोरा व्यक्ति जो दयालु दिखाई दे रहा था, राज़ी हो गया। मैंने नाश्ते के लिए धन जुटाने के लिए काफ़ी देर तक काम किया, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे अब भी याद है कि वो नाश्ता मेरे दोबारा किए गए तमाम नाश्तों में सबसे ज़्यादा रुचिकर शानदार था। मेरे कामों ने कप्तान को इतना खुश कर दिया कि उसने मुझसे रोज़ाना कुछ मजदूरी पाने के लिए काम करते रहने के लिए कह दिया। मैं ऐसा करने के लिए बहुत खुश था। मैं उस जहाज़ पर कई दिनों तक काम करता रहा। अपनी थोड़ी सी मजदूरी में से भोजन पर लागत करने के बाद उतना नहीं बचा पाता था कि हैम्पटन जाने का खर्चा उठा सकूं। हर मुमकिन उपाय से बचत करने के नज़रिए में पगडंडी के नीचे ही सोता रहा। जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए काफ़ी धन बचा लिया, तब मैंने जहाज़ के कप्तान को उसके एहसानों के लिए धन्यवाद दिया और दोबारा चल पड़ा। बिना किसी असाधारण घटना के मैं अपनी बचत के पूरे 50 सेंट, जिससे मुझे अपनी शिक्षा शुरू करनी थी, के साथ हैम्पटन पहुंच गया। स्कूल के 3 मंजिला पक्की विशाल भवन को पहली नज़र में देखकर ही मुझे लगा कि वहां पहुंचने के लिए मुझे जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मुझे उसका फल मिल गया है। उस दृश्य ने मानो मुझे नया जीवन दे दिया। हैम्पटन इंस्टीट्यूट के आंगन में पहुंचते ही मैं किसी कक्षा में प्रवेश के लिए मुख्य अध्यापिका के सामने हाजिर हुआ। काफ़ी लंबे समय तक सही भोजन और स्नान न करने तथा कपड़े न बदलने की वजह से हकीकत में मैं उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। मैंने फ़ौरन भांप लिया कि उनके मन में मुझे विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देने के एक शंका थी। कुछ समय तक उन्होंने मुझे प्रवेश देने से ना तो इनकार ही किया और ना ही मेरे पक्ष में फैसला लिया। मैं उनके आसपास ही चक्कर लगाता रहा और हर तरह से अपने काबिलियत के अनुसार उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। इसी बीच मैंने उन्हें दूसरे विद्यार्थियों को प्रवेश देते देखा और इससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मेरे मन की गहराई से महसूस किया कि मैं भी उनकी ही तरह काम करने के काबिल हूँ, अगर मुझे वो जो मेरे अंदर है दिखाने की एक मौका मिल जाए। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, बराबर वाले गायन कक्ष में सफाई की ज़रूरत है, झाड़ू ले लो और साफ़ कर दो। मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे लिए यह बहुत अच्छा मौका है। कभी भी कोई आदेश पाकर मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हुई। मैंने गायन कक्ष में 3 बार झाड़ू लगाई, फिर मैंने झाड़न लिया और उससे 4 बार झाड़ा। दीवार के चारों ओर की लकड़ी के सामान, हर एक बेंच और डेस्क को मैंने झाड़न से 4 बार साफ़ किया। इसके अलावा हर एक फर्नीचर को अपने स्थान से हटाया और कमरे की हर एक अलमारी और कोना पूरी तरह साफ कर दिया। मैं अनुभव कर रहा था कि मेरी भविष्य बहुत बड़ी सीमा तक इस कमरे की सफाई से अध्यापिका के ऊपर जो प्रभाव मैं डालूंगा आधारित है। जब मेरा काम पूरा हो गया, मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचित कर दिया कि वो उत्तरी अमेरिका यों की महिला थी जो जानती थी कि धूल और गंदगी को किस जगह पर खोजा जाए। वो कमरे में गई और अलमारियों का निरीक्षण किया। फिर उसने अपना रुमाल लिया और दीवारों के पास लगे हुए लकड़ी के सामान, मेज और बेंचों पर रगड़ा।
जब उसने फर्श पर थोड़ी सी भी गंदगी या किसी भी फर्नीचर पर धूल का एक भी कण नहीं मिला तो उसने शांत भाव से कहा, मैं समझती हूँ तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के काबिल हो। उस समय में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खुश लोगों में से एक था। उस कमरे की सफाई करना मेरे लिए कॉलेज की परीक्षा थी। तब से मैंने अनेक परीक्षाएं पास की, मगर मैंने हमेशा ये महसूस किया कि अब तक पास की गई तमाम परीक्षाओं में वो सर्वोत्तम थी।